dear students, and welcome to another probable question answer video discussion with me, Priyanka Randhir, and this is presented by Target High. So वो questions जो बहुत difficult हैं, बहुत confusing हैं और जिनके बहुत chances हैं एग्जाम में आने के, वो हम इस सीरीज में डिस्कस करते हैं. पहले भी हमने काफी क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं इसी सीरीज के अंदर और अब मैं आपके लिए और क्वेश्चंस लेकर आई हूँ फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के, जिससे कि आपके जो कंफ्यूजन है वो दूर होगी और कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी जो है वो इम्प्रूव होगी. सो इसी नोट के साथ लेट्स बिगिन द वीडियो विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. So the first question, again it is scenario based. So let's see what is the scenario. A patient who is heavy caffeine user, बहुत कैफीन यूज करता है पेशेंट, ठीक है, has been NPO all day, कुछ भी नहीं खाया है सारा दिन. He is scheduled for a surgery. So surgery evening में थी इसलिए सारा दिन कुछ नहीं खाया है, but वो बहुत ज्यादा कैफीन लेता था, ठीक है, ये सिनेरियो है. The nurse monitors the patient for effects of caffeine withdrawal that may include all except. So basically हमसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? सिंपल, कैफीन विड्रॉल के सिम्टम्स कौन से नहीं है. कैफीन, अगर कोई बहुत हैवी कैफीन का आदत लगी है और एकदम से उसको एनपीओ कर दिया है क्योंकि सर्जरी थी, तो कैफीन विड्रॉल के कुछ सिम्टम्स आ सकते हैं, ठीक है. सो इनमें से कौन सा सिम्टम कैफीन विड्रॉल से रिलेटेड नहीं है? लेट्स सी द ऑप्शंस. ओके, सो कैफीन विड्रॉल में एक आप चीज याद रखिए कि ऐसे लोगों से हाइड कैफीन, ये मैं सिर्फ एक निमोनिक ही आपको बता रही हूं ताकि आपको ये याद रहे. ओके, इट्स हाइड कैफीन. हाइड कैफीन में से हमें HID ही चाहिए है. H is for headache, I is for irritability and D is for drowsiness. So यही आपको पता चल गया होगा कि जो ऑप्शन बचता है that is not a part of caffeine withdrawal. ठीक है, तो क्या ऑप्शन बचता है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. और क्वेश्चन में भी क्या पूछा था? एक्सेप्ट. सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. ये रिलेटेड नहीं है कैफीन विड्रॉल के. अब हम हेडेक का थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्यों होता है हेडेक, है ना. अब हमने बोल दिया हेडेक होता है. हेडेक इसलिए होता है कि जैसे ही कैफीन स्टॉप करते हैं देयर इज वेजोडाइलेशन. There is vasodilation और उसकी वजह से हेडेक होने लगता है, ठीक है. ओके, देन ड्राउजी क्यों फील करता है पेशेंट? व्हाई ड्राउजी? क्योंकि जो कैफीन है दैट इज अ CNS स्टिमुलेंट, ये जगा के रखता है, राइट. कहते हैं ना कॉफी पी लो, अगर पढ़ना है बहुत तो रात जागना है कॉफी पी लो. बट अगर बहुत हैवी डोज कोई कैफीन यूजर है, उसका स्टिमुलेटेड रहता है ब्रेन. जैसे ही स्टिमुलेंट खत्म हुआ ब्रेन ड्राउजी फील करने लगेगा. क्लियर है? चलिए. एंड व्हाई देयर इज इरिटेबिलिटी? इरिटेबिलिटी ऑब्वियसली होगी. क्यों? क्योंकि ये सारे जिन जिन चीजों की आदत थी उसे, वो अब धीरे धीरे नॉर्मल आने की कोशिश कर रहा है उसका सारा सिस्टम. सो दैट इज व्हाई देयर इज इरिटेबिलिटी. हेडेक भी है तब भी इरिटेबिलिटी होगी, राइट. सो एक कॉमन चीज है इरिटेबिलिटी, किसी भी विड्रॉल में ये हो सकती है. बट रेस्पिरेटरी कोई भी इशू जैसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है वो इसमें नहीं होता है, राइट. सो D इज आवर करेक्ट आंसर. चलिए मूविंग फॉरवर्ड. ओके, यस, द सिनेरियो इज a mother brings her child to the emergency department and complains that her child has accidentally ingested, yes, क्या ingest किया है? Something, उसे नहीं पता है, while she was busy cooking. What clinical manifestation would be most suggestive? So हमने बताना है most suggestive. किस चीज का most suggestive बताना है कि corrosive product तो नहीं लिया है. करोसिव पॉइजन. करोसिव क्या होता है?
करोसिव क्या होता है? जो कि डैमेज कॉज कर सकता है टिश्यूज की, ठीक है। सो करोसिव इज समथिंग दैट कैन कॉज टिश्यू डैमेज, टिश्यू डैमेज, राइट। सो कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिसे देख के हमें पता लगेगा कि वो करोसिव पॉइजनिंग है या उसने कुछ ऐसा पिया है जो करोसिव था नेचर में, क्योंकि फिर उसकी ट्रीटमेंट हम अलग करते हैं, राइट। चलिए, टिनाइटस, व्हाट इज टिनाइटस? कौन बताएगा व्हाट इज टिनाइटस? सुना है कभी ये वर्ड टिनाइटस? इट इज ringing sounds heard in ears, ठीक है। रिंगिंग, जैसे बेल बज रही है कोई, है ना, ऐसे रिंगिंग साउंड्स सुनती हैं कानों में। सो टिनाइटस जो है बेसिकली कब होता है? जब कोई जो ईयर से रिलेटेड जो है एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स है उनमें कोई डैमेज हो जाए, ब्रेन में कोई प्रॉब्लम आ जाए जो पार्ट ईयर को कंट्रोल करता है। सो उन केसेस में ज्यादा ये होता है, एंड कोई इन्फेक्शन हो जाए ईयर का, ठीक है। और इफ आई टॉक अबाउट द केसेस, तो अगर पॉइजनिंग की बात करें तो सैलिसिलेट पॉइजनिंग, कोई भी सैलिसिलेट पॉइजनिंग है उसमें देयर इज टिनाइटस, ठीक है बात। चलिए, सो सैलिसिलेट पॉइजनिंग में आपको टिनाइटस दिखता है, नॉट इन अ करोसिव पॉइजनिंग। देन डिसओरिएंटेशन एंड अनरिस्पॉन्सिवनेस, ये भी गलत है। वाई? बिकॉज ये तब दिखेगा जब कोई न्यूरोटॉक्सिन लिया है, ठीक है, कोई न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन है। करोसिव का एज सच इससे कोई लेना देना नहीं है। देन इज स्टूपर, ये भी गलत है। स्टूपर, लेथार्जी, कोमा, नो। ये कब होगा? जब सीएनएस डिप्रेस हो जाता है, ठीक है, कोई सीएनएस डिप्रेसेंट ज्यादा खा लिया है, उसकी पॉइजनिंग है। ओके, सो ये सीएनएस डिप्रेसेंट के केस में होगा, सो ये भी नहीं है। सो आवर करेक्ट आंसर इज यस, एडिमा ऑफ लिप्स एंड टंग। क्यों ये करेक्ट है? आपको याद ही होगा, नहीं भी है तो ये स्क्रीन पे लिखा ही है, मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने क्या लिखा था? देयर इज टिश्यू डैमेज, देयर इज टिश्यू डैमेज। टिश्यू डैमेज जब वो करता है, लिप्स और टंग पिया है, लिप्स और टंग इन्वॉल्व हुए हैं, लिप्स और टंग के टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं एंड इट कॉजेज अडीमा, ठीक है, एक नेचुरल रिस्पॉन्स आता है एंड इट कॉजेज अडीमा। सो अडीमा ऑफ लिप्स एंड टंग इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। समझ आ गया? करोसिव में टिश्यू डैमेज है एंड दैट इज व्हाई जो लिप्स और टंग्स हैं दे आर इन्वॉल्व, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। ओके, द फर्स्ट एड नर्स इज हैंडलिंग अ पेशेंट विद एन ओपन वुंड। सो क्या है हमारे पास? देयर इज एन ओपन वुंड, राइट। कहां पे है ये वुंड? ओपन वुंड, यस। The open wound is on the right wrist. The open wound is on the right wrist that is bleeding profusely. बहुत ज़्यादा bleed कर रहा है. As an immediate measure, the nurse has applied a direct pressure. यही करते हैं हम. अगर कुछ bleed कर रहा हो तो सबसे पहले हम direct pressure देते हैं over the wound by using the sterile dressing. ठीक है? But the bleeding still continues. अभी भी bleed हो रहा है. Direct pressure भी दे दिया है. फिर भी ब्लीड हो रहा है, तो what will be the next step? नेक्स्ट मेजर क्या होगा? ये हमें यहाँ पे बताना है कि what is going to be the next step. ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ टूर्निकेट, अप्लाई इनडायरेक्ट प्रेशर over the pressure points, elevation of the affected limb above the heart level and all of the above. ठीक है, सो जब हम पहली बार में देखते हैं तो इट इज कि सारे ऑप्शंस हम ट्राई कर सकते हैं, सो ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा। नो, इट इज इनकरेक्ट। ऑल ऑफ द अबव आंसर नहीं है। रीजन क्यों नहीं है? कि उन्होंने पूछा है नेक्स्ट मेजर, उन्होंने पूछा है नेक्स्ट मेजर मीन्स हमें इमीडिएटली नेक्स्ट स्टेप, डायरेक्ट प्रेशर तो हम लगा चुके हैं,
इमीडिएटली नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? सो प्लीज रिमेंबर कि जब भी हम बात करते हैं कि ब्लीडिंग कंट्रोल करनी है, सबसे पहले आता है, आपने एक निमोनिक याद करना है, दैट इज डाइट. डाइट, ठीक है जी. द निमोनिक इज डाइट. नाउ लेट मी टेल यू व्हाट दिस डाइट मीन्स. फाइन. सो डाइट में क्या है? D इज फॉर डायरेक्ट प्रेशर, ठीक है. I is for indirect pressure. E is for elevation. And then comes the T, which is tourniquet. ठीक है. सो डाइट याद रखनी है जब भी ब्लीडिंग हो रही है. सो क्वेश्चन क्या पूछा गया है? डायरेक्ट अप्लाई कर दिया, ब्लीडिंग नहीं स्टॉप हुई है, सो डेफिनेटली यू विल गो फॉर द इनडायरेक्ट प्रेशर एंड दैट इज ऑप्शन बी. सो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है. हाँ, सभी ऑप्शन सही हैं ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए, लेकिन नेक्स्ट स्टेप इज इनडायरेक्ट प्रेशर. क्लियर है? सो डाइट याद रखिए इन केस ऑफ measures to take to control bleeding, right? Chaliye, moving on to our next question. During a routine round, a nurse enters a patient's room and observes that the patient is attempting to read their ultrasonography report. ये बहुत बार आपने देखा होगा कि पेशेंट खुद ही पढ़ना शुरू कर देते हैं ना, एक्सरे की अगर वहां पे वो स्क्रीन लगी है तो वो वहां पे देखकर भी पढ़ रहे होते हैं, राइट? द पेशेंट आस्क्स द नर्स टू प्रोवाइड द रिपोर्ट्स रिजल्ट, ठीक है. To which the nurse responds, according to this report, you have grade 2 liver enlargement, right? So nurse से उन्होंने पूछा है and the nurse is replying कि grade 2 liver enlargement है and multiple calculi. Okay? एक तो liver जो है वो enlarged है और gall bladder में बहुत सारे stones हैं, right? Multiple calculi हैं. Calculi are stones. Which ethical principle does the nurse adhere to this in this scenario? अब पेशेंट ने पूछा, नर्स ने बता दिया, तो कौन सा प्रिंसिपल, एथिकल प्रिंसिपल हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं? इज इट फिडेलिटी, इज इट वेरिसिटी, इज इट नॉन मैलिफिसेंस और इट इज ऑटोनोमी? तो हम कौन सा कर रहे हैं? यस, वेरी गुड, इट इज option B, which is option B is nothing but principle of veracity. So जब भी V आता है ना, always remember veracity. V से ही veracity होता है ना, एंड V से ही आप याद रख सकते हो. ये मैं वैसे ही आपको कह रही हूँ याद रखने के लिए, एज सच नहीं, कि वॉइस द ट्रुथ मतलब सच बताना है. सो बेसिकली वेरासिटी मीन्स टेलिंग ट्रुथ टू द पेशेंट. झूठ नहीं बोलना है, टेलिंग ट्रुथ टू द पेशेंट. फॉल्स एश्योरेंस नहीं देनी है, झूठ नहीं बोलना है, जो भी पेशेंट की कंडीशन है वो बता देनी है. यस, देयर इज अ वे टू टेल दैट. सीधा उसके मुंह पे जाके नहीं मारना है कि हाँ ये लो, तुम्हें तो ये कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारा कैंसर की लास्ट स्टेज चल रही है, तुम नहीं बच सकते. ऐसे नहीं कहना है, प्यार से समझाना है, एक एक थेराप्यूटिक वे में, एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बना के बातों बातों में यू कैन टेल कि यस आपकी रिपोर्ट्स में ये आया है, बट यस वी हैव ऑप्शंस, वी हैव ट्रीटमेंट ऑप्शंस, एंड उसके रिगार्डिंग यू कैन डिस्कस विद योर डॉक्टर या फिजिशियन, जो भी आपके ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनके साथ आप डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है, डराना नहीं है पेशेंट को, लेकिन इतना भी ये सोच के कि पेशेंट डर जाएगा ये नहीं है कि आप उन्हें झूठ बोल दो, राइट? सो टेलिंग द ट्रूथ इज मस्ट एज अ नर्स, राइट? सो झूठ नहीं बोलना है. देन इज फिडेलिटी. फिडेलिटी, प्रिंसिपल ऑफ फिडेलिटी किसे कहते हैं? टू कीप द प्रोमिसेस, टू कीप द प्रोमिसेस, ओके, टू कीप द प्रोमिसेस. सो अगर आपने पेशेंट को कहा है कुछ, इफ यू हैव promised something कि ओके आज आपके ये नहीं हो पाया है रिपोर्ट्स का, मैं कल डेफिनेटली करा दूंगी, तो ये नहीं है कि कल आप छुट्टी कर लो या आप वहां से गायब हो जाओ पेशेंट को देखकर, या आप अपना प्रॉमिस पूरा ना करो, है ना? एनी प्रॉमिस, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा कोई भी प्रॉमिस हो सकता है.
सो इफ यू आर नॉट कीपिंग योर प्रॉमिस, अगले दिन जब आप जाओगे, उसके बाद जब जाओगे, आपका जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है विद द पेशेंट, उस पर बहुत असर पड़ेगा एंड द पेशेंट विल लूज ट्रस्ट इन यू, आप पे विश्वास नहीं करेगा. सो यू शुड कीप योर प्रोमिसेस, या तो आप प्रॉमिस करो ही मत, एंड इफ यू आर डूइंग तो उसे पूरा करो. ठीक है, चलिए. देन कम्स प्रिंसिपल ऑफ नॉन मैलिफिसेंस. सो इसका क्या मतलब है नॉन मैलिफिसेंस का? वी डू नॉट हार्म योर पेशेंट. ठीक है, सो इंटेंशनली कुछ ऐसा नहीं करना है कि जिससे आपका पेशेंट को नुकसान हो सके. लेट्स सपोज कि कोई पेशेंट जो है वो थोड़ा सिडेटेड है या पूरा कॉन्शियस नहीं है और उसके साइड रेल्स आप होने चाहिए थे, बट आपने वो नीचे रखे हुए हैं, है ना, और आप भूल जाते हो. पूरा इंटेंशनली नहीं है, बट दैट कैन कॉज हार्म टू द पेशेंट. सो ऐसी चीज का हमें ध्यान रखना है कि हमारी वजह से पेशेंट को कोई हार्म ना हो. राइट, ओके. देन द प्रिंसिपल ऑफ ऑटोनोमी. प्रिंसिपल ऑफ ऑटोनोमी का सिंपल सा मतलब होता है वी आर रिस्पेक्टिंग द पेशेंट्स चॉइसेस. ठीक है, वी आर रिस्पेक्टिंग द पेशेंट्स चॉइसेस. अगर पेशेंट कहता है कि नहीं मुझे ये डाइट नहीं खानी है, गिव सम अदर ऑप्शन. अगर पेशेंट कहता है कि नो आई डोंट वांट टू गो फॉर दिस प्रोसीजर, ये ट्रीटमेंट मुझे नहीं लेना है, रिस्पेक्ट दैट एंड प्रोवाइड सम ऑल्टरनेटिव. ठीक है, जबरदस्ती नहीं करनी है, आपको ये करना ही पड़ेगा. रिस्पेक्ट देयर चॉइसेस, उनको इन्वॉल्व करें आप ट्रीटमेंट में, उनकी ओपिनियंस लीजिए एंड मेक देम फ्री टू चूज देयर ट्रीटमेंट मोडालिटीज. राइट, आपने थोपना नहीं है, यू कैन एडवाइज देम बट द फाइनल डिसीजन विल बी ऑफ द पेशेंट. राइट, सो ये सारे प्रिंसिपल्स यहाँ पे क्लियर होते हैं, बट आवर आंसर इज ऑप्शन बी. ओके, चलो मूविंग फॉरवर्ड. While working in the morning shift with another nursing staff member on the surgical floor, okay, you overhear the nurse making negative comments. Okay, so you have heard that the another nurse is making some negative comments about the attending doctor of your patient. ये बहुत कॉमन होगा, आपने भी बहुत बार देखा होगा. Not only nurses, doctors can also do that. So दिस इज कॉमन, एंड ये नहीं है कि आप डॉक्टर के बारे में कह रहे हो, आप हो सकता है आप पेशेंट के बारे में भी, लाइक आप डजंट मीन्स आप मीन्स नर्सेस. ओके, सो हो सकता है कि नर्सेस किसी पेशेंट के बारे में कुछ बोल रही हो, है ना, नेगेटिव कमेंट पास कर रहे हो. नॉर्मली होता है, वी आर ह्यूमंस, और हमारे जो अंदर के जो होता है, हमारे पेट में कुछ रहता नहीं है, स्पेशली गर्ल्स, तो हम बोल देते हैं कई बार, है ना, बट हमें पता नहीं चलता है. सो दैट इज रॉन्ग. अभी पढ़ेंगे क्यों रॉन्ग है. राइट, सो नेगेटिव कमेंट अबाउट द अटेंडिंग डॉक्टर ऑफ योर पेशेंट, एंड द नर्स क्लेम्स दैट द डॉक्टर नेवर पार्टिसिपेट्स इन क्लिनिकल राउंड्स, इज ऑलवेज ऑक्यूपाइड विद प्राइवेट पेशेंट्स एंड मेक्स अदर फॉल्स स्टेटमेंट्स. राइट, अब ये सारी चीजें बोल दी गई हैं. विच ऑप्शन एक्यूरेटली डिपिक्ट्स दिस सिचुएशन. अब हमने बताना है कि इसमें कौन सा एक्यूरेटली सिचुएशन को डिपिक्ट करता है. राइट, सो आप जब पढ़ते हैं अपने दिस एथिकल प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, उसमें जो फर्स्ट चैप्टर आपका फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का आता है ना, उसमें ये सब हम करते हैं. सो ये आपको पढ़ाना इसलिए जरूरी है सो दैट यू बी अवेयर दैट इट इज नॉट एक्सेप्टेबल. ठीक है, किसी के लिए भी, नॉट ओनली फॉर डॉक्टर्स, इवन फॉर योर पेशेंट्स यू कैन नॉट डू दैट. ओके, सो इट इज एथिकली इनकरेक्ट. राइट, चलो देखते हैं. सो इनमें से कौन सा है? अब नेगेटिव कमेंट्स बोल रही हैं, सो प्लीज रिमेंबर. देखिए, देयर इज अ वर्ड, मैं आपको पहले आंसर बता देती हूँ. इट इज ऑप्शन बी. ठीक है, इट इज ऑप्शन बी. एस इज फॉर स्लेंडर एंड एस इज फॉर स्पीच और स्पोकन. जब बोल के आप किसी की डिफमेशन करते हो, किसी की इमेज खराब करते हो बोलकर, इट इज स्लेंडर या व्हाटएवर यू प्रोनाउंस इट. अगर आप उसकी रिटर्न में करते हो, है ना, इफ यू आर डूइंग इट इन राइटिंग, है ना, आप लिख रहे हो उसके बारे में, किसी को शिकायत लगा रहे हो या व्हाटएवर, है ना, इफ यू आर डूइंग इट इन रिटर्न,
लिख के कर रहे हो या मैसेज, इवन यू आर सेंडिंग एन SMS या व्हाट्सएप कर रहे हो, है ना. सो रिटन डिफेमेशन, that is known as libel. Okay, so libel is written defamation, slander is spoken defamation, right? Defamation obviously कि आप किसी की बदनामी कर रहे हो, है ना, डिफेम कर रहे हो उसको. दिस इज अ जनरल टर्म. जनरल टर्म, इसी के दो पार्ट्स होते हैं, libel एंड slender. ठीक है. So this is a general term. False imprisonment is entirely different concept. False imprisonment होता है कि आप जानबूझ के किसी पेशेंट को रिस्ट्रेन कर देते हो एक कमरे में कि आप बाहर नहीं आओगे. आप बोलते हो कि नहीं, यू आर नॉट अलाउड टू कम, वट एवर द रीजन बी. क्लिनिकली मेडिकली वो फिट है बाहर आने के लिए, लेकिन आप उसे रिस्ट्रेन कर रहे हो कि वो अपने रूम से बाहर ना आए, अपने बेड से ना उतरे, वट एवर. दैट इज फॉल्स इम्प्रिजनमेंट. कि आइडली उसको अलाउड है कि ही कैन मूव हियर एंड देयर, लेकिन आप उसको नहीं जाने दे रहे हो फॉर वट एवर रीजन देयर इज, राइट. सो दैट इज फॉल्स इम्प्रिजनमेंट. ये भी जो है आपको लॉ के अंडर इट इज पनिशेबल. सो दिस libel, slender, defamation, everything this is punishable under law. So it should not be done by a medical professional. ठीक है. चलो, moving on to our next question. You are assigned to provide care to a patient posted for arthroplasty surgery. ठीक है. So एक surgery वाला patient है. You have to make sure that the patient must sign the informed consent. So informed consent sign करवानी है before being shifted to the preoperative area. Which of the following are the nursing responsibilities in context to the informed consent? So बहुत बच्चों को ये confusion होती है कि the informed consent, the duty to take informed consent is of a nurse. No, it is not. Nursing officers की duty नहीं है informed consent लेना. Nursing officers की duty है to be there as a witness जब doctors informed consent ले रहे हैं. So ideally surgeon has to take the informed consent and nurse should be a witness, and of course she can explain, but it is the sole duty of a surgeon to take informed consent. You can just be the witness. ठीक है. ये एक क्वेश्चन आया भी हुआ है एग्जाम में. सो प्लीज रिमेंबर कि जब इन्फॉर्म्ड कंसेंट आता है हमारी दो बेसिक ड्यूटीज बनती हैं. फर्स्ट ड्यूटी इज assess the patient's level of knowledge, whether the patient's knowledge level is sufficient to give consent or not. तो इसमें हम क्या चेक करते हैं? इसमें हम चेक करते हैं पेशेंट 18 साल का है कि नहीं. 18 साल से अगर कम का पेशेंट है तो पेरेंट्स कंसेंट देंगे या कोई गार्डियन कंसेंट देगा, वो बच्चा नहीं दे सकता है, राइट. इसके भी एज डिफाइंड है, कई बुक्स में लिखा है एक पर्टिकुलर एज तक हम कंसेंट ले सकते हैं, बट आइडली इन जनरल इट इज 18. ठीक है. ओके, देन आपको पेशेंट के लेवल ऑफ नॉलेज, हो सकता है कि उसको समझ ही नहीं आ रहा हो कि ये क्या हो क्या रहा है, क्या सर्जरी होती है ना, उसका बेसिक लेवल ही नहीं है. जैसे कुछ मेंटली फिट नहीं होते हैं पेशेंट्स, है ना, उस केस में भी हम उस पेशेंट से कंसेंट नहीं ले सकते. सो एज अ नर्सिंग ऑफिसर आपका काम है असेस करना कि पेशेंट इस लायक है, उसका मेंटल स्टेट इस लायक है कि वो समझ पाए कि हम ये कंसेंट क्यों ले रहे हैं. फर्स्ट थिंग. अनदर थिंग व्हाट यू हैव टू डू इज, जो मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, यू हैव टू बी अ यस विटनेस. दैट इज ऑप्शन सी, विटनेस. आपने वहां पे एज अ विटनेस खड़े रहना है जब सर्जन एक्सप्लेन कर रहे हो. ठीक है. सो ये दो चीजें हैं. दैट मीन्स हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है बिकॉज स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट सी आर करेक्ट. समझ आ गया, राइट. चलो, सो सेकेंड ऑप्शन जो है डिस्क्राइब द नेचर ऑफ सर्जरी एसोसिएट, ये हम नहीं करते हैं, ये सर्जन ही करेंगे. आपने सिर्फ देखना है कि पेशेंट उस लायक है कि नहीं, एंड एज अ विटनेस यू विल बी देयर विद योर टीम एंड विद द सर्जन. क्लियर है. चलिए नेक्स्ट. Okay, you are taking care of a patient who is on mechanical ventilator. Ventilator पे एक patient आपको दिया गया है. Okay.
and the patient is very agitated trying to remove all the lines and tubes, the doctor orders the application of restraints and has taken the informed consent also from the patient's family member. The nurse should know that the order for restraint, this is a very good question, बहुत बार आ चुका है, is valid up to. Now, let's suppose आज डॉक्टर ने आपको 2 बजे, है ना, 2 बजे शिफ्ट चेंज हो रही थी आपकी और 2 बजे उन्होंने लिख दिया है रिस्ट्रेन ऑर्डर्स पेशेंट की फाइल पे, ठीक है. सो आज 2 बजे लिख दिया है, पर जो कल स्टाफ आएगा क्या वो भी इन ऑर्डर्स को मानेगा? जो कल स्टाफ 2 बजे आएगा क्या वो इन ऑर्डर्स को कंटिन्यू करेगा? वही पूछा है. कब तक एक ऑर्डर जो रिस्ट्रेन का है वो कब तक वैलिड होता है? क्योंकि मे बी डॉक्टर्स आर नॉट अवेलेबल इन एवरी शिफ्ट, है ना, मॉर्निंग में आए कंसल्टेंट्स मॉर्निंग में आते हैं, फिर नेक्स्ट डे राउंड होता है. सो इफ एक बार अगर लिखा गया है वो ऑर्डर कब तक चलना चाहिए ये सबको पता होना चाहिए. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा निमोनिक याद करवाती हूँ, है ना, दैट इज वेरी वेरी इजी, इससे आपको कभी भूलेगा नहीं. यस, राइट डाउन द निमोनिक. सो द निमोनिक इज restraints, okay, expires like milk, like milk. जैसे मिल्क भी खराब हो जाता है वैसे ही in 24 hours. So ये आपको कभी नहीं भूलेगा. Restraints expires like milk in 24 hours. So milk भी खराब हो जाता है ना अगर आप उसको नहीं ठीक से बॉईल करते हो. So restraints expires like milk in 24 hours. So that means कि हमारा correct answer क्या है? 24 hours. So जब 24 hours हो जाएंगे उसके बाद the nursing officer has to take another consent if restraint is required कि दोबारा हमें ऑर्डर दीजिए. ओनली देन द पेशेंट इज गोइंग टू बी रिस्ट्रेन्ड, अदरवाइज ऑटोमेटिकली कैंसल हो जाते हैं प्रीवियस ऑर्डर्स आफ्टर 24 आवर्स. क्लियर है ये बात? चलिए, कितनों को पता था ये पहले से? वेरी गुड. जिनको पता था, एंड जिनको नहीं पता था उन्हें अब पता चल गया. ठीक है, चलिए मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a nursing intern assisting the mentor nurse is identifying the patient needs. ठीक है, वो क्या कर रही है? Patient needs identify कर रही है. The mentor nurse after collecting the detailed history is making the nursing care plan. So ये question हमारा किस पे है? Nursing care plan पे है. The nursing intern asked the assigned nurse about the purpose. So हमसे क्या पूछा जा रहा है? Purpose of formulating the nursing diagnosis. हम क्यों formulate करते हैं nursing diagnosis? ठीक है, okay. So let's see the option. Recognize the patient's response towards an illness, center on disease and pathology, offer the nurse's subjective view of the patient, and all of the above. So please remember, main जो हमारा nursing diagnosis का purpose होता है, that is recognize the patient response toward an illness. Right? कैसे? Let's suppose एक medical diagnosis बनाया है patient का, medical diagnosis बना है CVA, ठीक है, but क्या ये nursing diagnosis भी है? No. नर्सिंग डायग्नोसिस हम जैसे बना सकते हैं उसके रिस्पॉन्स पे. जैसे सीवीए का पेशेंट आपके पास आया है, आपने नोट किया कि वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो बोल नहीं पा रहा है ना, अब वो ठीक से अपने वर्ड्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है. सो आप क्या नर्सिंग डायग्नोसिस बनाओगे? इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन. ऐसे ही जो जो रिस्पॉन्स आपको दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग आप नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हो, isn't it? Yes. So नर्सिंग डायग्नोसिस हमेशा पेशेंट के रिस्पॉन्स पे बनते हैं, ना कि मेडिकल डायग्नोसिस के बेसिस पे. सो सेंटर ऑफ डिजीज एंड पैथोलॉजी ये कौन हमें बताता है? सेंटर ऑन डिजीज एंड पैथोलॉजी ये हमें बताता है मेडिकल डायग्नोसिस, कि क्या प्रॉब्लम थी, बीमारी क्यों हुई, पीछे क्या रीजन था.
offer a nurse is subjective view? No, it is objective in nature. Why? Because we have standardized things. Na? We use Nanda diagnosis, right? And patient के response, patient का जो response है उसको observe करके हम इसको बनाते हैं. Clear है बात? So the purpose is to recognize the patient's response and the related to the illness and then make the diagnosis. समझ आ गया? Very good. Chalo. Moving on to next question. Okay. Nurse Emily is checking the progress of doctor's sheet for any new treatment after the doctor's clinical round. So clinical round हो गया है. अब progress sheet पे हम देख रहे हैं कि कोई new orders हैं कि नहीं. She noticed that the attending doctor has mentioned up and lib. So ये आप underline कर लीजिए. It is very very important क्योंकि इसी के बारे में पूछा गया है. So up and lib लिखा है order for the patient. The nurse understands that this means. ठीक है. अब ये up and lib का क्या मतलब है? Up and lib का मतलब क्या है? So simply ये एक जैसे कि हम बाकी PA वो करते हैं SOS है ना, हमारे जितने भी एब्रीवेशन है BD, TDS, whatever abbreviations are, वैसे ही ये भी एक शॉर्ट फॉर्म है up and lib. इसका मतलब होता है that the patient can engage in activities as desired. जितना वो सह सकता है according to their medical condition और कितना desire मतलब उसका जितनी इच्छा है वो जा सकता है, वो घूम सकता है. वो कहे कि मुझे वॉक के लिए जाना है तो वो जा सकता है ना. You cannot restrict that patient. So सर्जरी के बाद यूजुअली हम ये करते हैं ताकि जल्दी पेशेंट जो है वो एम्बुलेटरी फॉर्म में मतलब एम्बुलेशन जल्दी हो जाए. सो इसीलिए हम करते हैं कि मूवमेंट्स हो. सो अप एंड लिब यूजुअली सर्जिकल पेशेंट्स जो पोस्ट सर्जिकल पेशेंट्स हैं उनके लिए देते हैं. एंड इसमें पेशेंट जितनी एक्टिविटीज में एंगेज करना चाहता है ही इज फ्री टू डू दैट अनलेस एंड अनटिल उसको कोई रिस्क हो, राइट, या उसकी मेडिकल कंडीशन खराब होने लगे उस वजह से. सो अप एंड लिप सिंपली मीन्स कि जो पेशेंट का मन है एज डिजायर्ड, इसका मतलब यही होता है एज डिजायर्ड. सो जो भी पेशेंट का डिजायर है उसके अकॉर्डिंग यू कैन अलाउ द पेशेंट टू डू द एक्टिविटीज. ठीक है, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट, ओके. On 25th June, you have received a patient in a daycare for the administration of injection penicillin, right? So injection penicillin के लिए आया था. After 10 days, the patient came again for the administration of injection penicillin. फिर से आया है वो, ठीक है? Okay. However, the patient has developed an anaphylactic reaction. इस बार जब दिया है तो anaphylactic reaction हो गया है. After receiving the intravenous penicillin. Which among the following statement concludes the cause of this reaction? अब नीचे जो statements हैं उनमें से कौन सी statement बताती है कि ये क्यों anaphylactic reaction इस बार क्यों हुआ है ना? तो dear students, please remember, एक मैं याद करने के लिए आपको चीज बताती हूँ. It's a kind of memory booster है ना, जिससे आपको भूलेगा नहीं कभी. So first time जब भी पेंसिलिन लगता है it is called sensitize. वो sensitize कर देता है, ठीक है. और जब second time लगता है, second time it is a surprise. कैसे surprise? क्योंकि वो anaphylaxis कर देता है, ठीक है. सभी पेशेंट्स में ये देखा जा सकता है या मोस्टली ये देखा जा सकता है फर्स्ट टाइम जब देते हैं पेंसिलिन सेंसिटाइज होता है पेशेंट पेंसिलिन के लिए. सेकेंड टाइम सरप्राइज. सरप्राइज मीन्स कि देयर विल बी एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन, क्योंकि हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे ना कि एक बार में तो रिएक्ट, पिछली बार तो नहीं रिएक्ट हुआ, अब क्यों हो गया है. सो द रीजन व्हाई इट अकर्ड इज, यस, पहले मैं आपको ऑप्शन बता दूं. दिस इज ऑप्शन बी. Why? क्यों हुआ है? Antibodies to penicillin developed after the previous exposure. अब first time तो sensitize हुआ था, antibodies develop हो गई थी. Now वही antibodies जो हैं, जो develop हो गई हैं, वो क्या कर रही हैं?
वो प्रीवियस एक्सपोजर के टाइम पे जो डेवलप हो गई हैं, वो जब दोबारा पेनिसिलिन दिया जाता है, इट कैन क्रिएट एनाफाइलेक्सिस एंड यस, जो एंटीबॉडीज हम जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स इन्वॉल्व होते हैं इन दिस, इट इज IgE. ठीक है, सो ये आपको पता होना चाहिए कि जब टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कहलाता है, दिस इज टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन, जो कि प्रीवियस सेंसिटाइजेशन के कारण हो गया है, क्योंकि ऑलरेडी एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं, IgE रिलीज होगा, उसकी वजह से एनाफाइलेक्सिस देखने को मिल सकता है. ठीक है, सो दिस इज द correct answer, that antibodies to penicillin developed after the previous exposure इस बार जब देंगे definitely it will cause an anaphylactic reaction. क्लियर है? ओके, सो बस इतना याद रखना है आपने, फर्स्ट टाइम सेंसिटाइज, सेकेंड टाइम सरप्राइज, इससे आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, स्पेसिफिकली इन केस ऑफ पेनिसिलिन, राइट? So with this we come to the end of the session, and I hope you like the session, and for such more videos stay tuned with us and wait for our another session. Thank you.